राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय मसीह अपने सभी भाइयों को। मैं शिव पाठक, आपका भाई, आपका दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल पर क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉन्टेड और हॉरर कहानियों की सीरीज में आज की कहानी एक बहुत ही जबरदस्त हॉन्टेड और हॉरर से भरपूर है। इस कहानी का नाम है आहट। आहट, जी हाँ, आहट। कहानी का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसी क्रम में ये कहानी का दूसरा पार्ट कल प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर अपने इस भाई के अपने इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल के घंटे वाले बटन को पुश करके ऑल पे सेट करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरीके से डेली हॉन्टेड, हॉरर और सिक्रेसी कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कहानियों से जुड़े रहें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है आहट, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। बस उस घटना को एक उसकी वास्तविकता और उस घटनाक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन स्थान, जगह और नाम आदि बदल दिया गया है। तो चलते हैं इस कहानी पर। इस कहानी का नाम है आहट। एक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक औरत जो एक दूसरी औरत को बड़े ध्यान से गाड़ी से उतार रही थी, उस औरत ने दूसरी औरत से कहा, आओ भाभी, थोड़ा संभल कर आना। उस दूसरी औरत के हाथों में एक बच्चा था, जिसे देखने से यह पता चल रहा था कि उसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था और वो औरत शायद अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल से अपने घर पहली बार आई थी। घर की दहलीज पर उसे उसकी सास पूजा की थाली घर की दहलीज पर उसे उसकी सास पूजा की थाली लिए खड़ी दिखाई दी। जब वो औरत घर पर आई तो उसकी सास जो थी वो पूजा की थाली लेकर घर के दहलीज पर खड़ी दिखाई दी, जो कि मुस्कुराते हुए उसकी ओर और उसके बच्चे की ओर देख रही थी। वो सभी घर की दहलीज पर जाते हैं। उसकी सास उसकी आरती उतारती है और उसे कहती है, बहू अंदर आओ और हमारे घर की रौनक को बढ़ाओ, जो इस दिन का इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह औरत अपने बच्चे के साथ अपने घर के अंदर प्रवेश करती है और वहीं पास में व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्ग के पैरों को छूती है और प्रणाम करती है, जो उस औरत का ससुर था। वो उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें और तुम्हारे इस बेटे को लंबी आयु दे। तभी उस औरत का पति गाड़ी को पार्किंग करके वहां आता है और कहता है, माँ, पड़ोसियों को मिठाई बांटनी है तो कौन सी मिठाई लेकर आऊं? ये सुनकर उसकी माँ तो नहीं, पर उसकी बहन कहती है, भैया कोई जरूरत नहीं है महंगी मिठाई लाने की, पड़ोसी होते ही हैं फ्री का खाने वाले, हमारी ही मिठाई खाएंगे और हमारी ही बुराई करेंगे।
फिर उसकी माँ भी उसकी बहन की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ बेटा रवि। उस जो लड़का आया था, बेटा था, उसका नाम रवि था और उसकी बहन का नाम पूनम था। तो माँ कहती है, हाँ बेटा रवि, पूनम ठीक कह रही है, ज्यादा खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रवि, जो उस औरत का पति और उस बच्चे का बाप था, वो वहां से बाजार की ओर चला जाता है और उसकी माँ, उसकी पत्नी कविता, जो उसकी पत्नी जिसके बच्चा हुआ था, वो बहू थी, उसका नाम कविता था, कविता से कहती है, बहू अब यूं कर, तू बच्चे के साथ अपने कमरे में आराम कर और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो पूनम या मुझे आवाज लगा देना। ठीक है। पूनम कविता को उसके कमरे तक छोड़कर आ। हाँ माँ, पूनम जवाब देती है और कविता के साथ उसके कमरे की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ रवि की माँ और उसके पिता के साथ पूनम का 5 साल का बेटा रह जाता है, जो वहीं खेल रहा होता है। रवि की माँ चंदा देवी पूजा की थाली को टेबल पर रखकर किचन में कुछ काम करने जाती है कि अचानक से पूजा की थाली का दिया बुझ जाता है। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन पूनम का बेटा उसे ही देख रहा था, जो उसे देखकर अपने हाथों से ताली बजाता है और हंसते हुए कहता है, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। उसे ऐसा कहते देख वहां मौजूद रवि का पिता उस बच्चे से कहता है, अरे चिंटू, उस बच्चे का नाम चिंटू था, अरे चिंटू, हवा चल रही है ना बेटा, तो दिया बुझ गया। अब तू मेरे पास आ, मुझे एक कहानी याद आ गई है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, बता सुनेगा? चिंटू जवाब में ना कहकर वहाँ से अपनी माँ के पास भाग जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद उसका नाना हंसते हुए कहता है, बदमाश कहीं का। समय बीतता है और रवि मिठाई के डिब्बे लेकर घर आता है और उसकी माँ और बहन पड़ोसियों को मिठाई के डिब्बे देकर आते हैं। वो दोनों जब घर आती हैं, मिठाई का डिब्बा पड़ोसियों को बांटकर जब वो दोनों घर आती हैं, तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, मानो उन्होंने कोई इलेक्शन जीत लिया और उनके विरोधी और कोई नहीं बल्कि उनके पड़ोसी ही। वो दोनों अपने घर में लड़का होने से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। चंदा पूनम को कहती है, पूनम बेटी, जा अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ला, बहुत थक गए हैं आज। हाँ माँ, अपने आप ने ठीक कहा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आती है, पूनम बेटा, एक कप मेरे लिए भी बना लेना। ये सुनकर उसकी माँ चंदा कहती है, हाँ हाँ, कुछ और ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि चाय नहीं पीनी है, लेकिन इन्हें तो अपने मन की ही करनी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, रवि के पिता दिलीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद पूनम चाय लेकर आती है और अपनी माँ और अपने पिता को चाय देती है। पूनम चाय को दिलीप सिंह यानी जो पिताजी थे उनका नाम दिलीप सिंह था, तो पूनम यानी उनकी बेटी चाय को दिलीप सिंह के पास रखकर चली जाती है और दिलीप उसे उठाकर पीने ही वाला होता है कि उसकी नजर चाय के रंग पर पड़ती है, जो बिल्कुल खून की तरह लाल थी। यानी कप में जो चाय उसने देखा वो पूरी तरह से खून की तरह लाल नजर आ रही थी।
उसके हाथ से अचानक चाय का कप जमीन पर गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी और बेटी वहां भागकर आती हैं और आकर देखती हैं कि फर्श पर चारों ओर चाय बिखरी पड़ी है। दिलीप सहमा हुआ अपने व्हील चेयर पर बैठा था। चंदा उससे कहती है, क्या हुआ जी, चाय कैसे गिर गई? दिलीप जवाब देता है, चाय का रंग लाल था, मानो कप में चाय नहीं बल्कि किसी का खून हो। पर यह कैसे हो सकता है पिताजी? मैंने आपको चाय दी थी, पूनम जवाब देती है। यह आपका कोई वहम होगा। पूनम, तेरे पिताजी के लिए और चाय दूसरी बार बना के ला। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दिलीप सिंह जवाब देता है। तभी वहां पर रवि आता है और कहता है, ये क्या हुआ, चाय किसने गिरा दी? रवि की आवाज सुनकर दिलीप उसकी ओर देखता है तो उसे रवि के पास से एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है, जो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। उस बच्ची को देखकर दिलीप अब और ज्यादा डर चुका और वो वहां मौजूद सभी से कहता है, ये बच्चा कौन है जो अभी अभी यहाँ से भाग कर गया? ये सुनकर सभी उसी ओर देखते हैं जिस ओर दिलीप ने इशारा किया, पर उन्हें वहां कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। ये देखकर रवि दिलीप से कहता है, चिंटू होगा पिताजी, खेल रहा होगा। नहीं, वो चिंटू नहीं था। इस बात से सहमत दिलीप सिंह जवाब देता है कि वो चिंटू नहीं था। चिंटू का नाम सुनते ही पूनम सबसे कहती है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो चिंटू को लेने एक कमरे की ओर बढ़ती है और उस कमरे में जाकर देखती है कि चिंटू अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था और वो बहुत ही खुश था। पूनम उसे देखती है और कहती है, तो तू यहाँ है शैतान कहीं का? मम्मी, क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगी? चिंटू अपनी तोतली सी आवाज में पूनम यानी अपनी माँ से कहता है। ये सुनकर पूनम मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे साथ? पर यहाँ तो तुम अकेले हो। हमारे साथ नहीं बेटा, मेरे साथ होता है। नहीं मम्मी, दीदी है ना यहाँ, मैं उन्हीं के साथ तो खेल रहा हूँ। दीदी? कौन दीदी? तुम किसकी बात कर रहे हो? पूनम हैरानी भरे स्वर में चिंटू से कहती है और इधर उधर देखती है। अरे ये दीदी जो मेरे सामने ही तो बैठी है, आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? ये सुनकर पूनम चिंटू से कहती है, अच्छा तो इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझसे मजाक करने लगा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही खेलते रहो, बाहर मत जाना। ओके जी मम्मी, चिंटू जवाब देता है। पूनम इस बात को मजाक और हल्के में लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद चिंटू किसी को कहता है, दीदी आप मम्मी को क्यों नहीं दिखी? दीदी आप मम्मी को क्यों नहीं दिखे? लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं, तो चिंटू बात किससे कर रहा था? चिंटू के पास से जाने के बाद पूनम फिर अपने पिता और माँ के पास आती है, जहाँ रवि भी मौजूद था। वो सभी के सामने कहती है, चिंटू कमरे में खेल रहा है और मुझे लगता है पिताजी ने जिसे देखा वो चिंटू ही था। आज वो बहुत ही ज्यादा मस्ती के मूड में है। पिताजी आप आराम करो, डॉक्टर ने कितनी बार आपको कहा है कि आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। रवि ने अपने पिता को समझाते हुए कहा।
फिर वो सभी को कहता है, अच्छा मुझे एक बार फिर हॉस्पिटल जाना होगा, रमन की पेमेंट बाकी है ना, उसे देने के लिए मैं रात होने से पहले ही घर आ जाऊंगा। और ये कहकर रवि वहां से चला जाता है हॉस्पिटल की ओर। वो हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने दोस्त डॉक्टर रमन के पास जाता है। यानी उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था जिसका नाम रमन था, जिससे वो मिलने गया, वो उसका दोस्त था और उस डॉक्टर का नाम रमन था। तो वो उसके पास जाता है और रवि को देखते ही, यानी वो जैसे ही वो मिलता है रवि और रमन, रवि जो जाता है, रमन डॉक्टर होता है, ये दोनों दोस्त होते हैं। तो रवि को देखते ही रमन अपने सीट से उठकर उनका स्वागत करता है और अपने पियोन को चाय लाने के लिए ऑर्डर करता है। पर रवि उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं रमन, अभी मन नहीं है चाय पीने का। और रवि भाभी को घर ले गए, बताया भी नहीं, मैं कुछ काम से बाहर गया था, हाँ तभी तो फिर से यहाँ आना पड़ा। अच्छा तो रमन, तुम्हें पैसे कब दूं? कभी भी, जब तुम्हारा मन करे। और यार, तुम्हारी जान पहचान में और कोई ये करवाना चाहता हो। अब ये बातें क्या हो रही हैं? क्या किया था, क्या करवाना चाहता हो, या क्या करना का वो डॉक्टर और उनके बीच डीलिंग थी, क्या हुआ था, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पता चलेगा। और तो उसे भी बता दो, भाई तुम तो जानते हो इस महंगाई के जमाने में काम चलाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को इस बारे में बता रखा है, पर एक बात तो बता दूं, ये सब करना है, तुझे किसी का डर नहीं है क्या? तब डॉक्टर कहता है, अरे तू क्यों चिंता करता है, इस सरकार में अपनी पहुंच हेल्थ मिनिस्टर तक है, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। फिर रवि अपनी जेब से पैसों की 3 गड्डियां निकालकर रमन को देता है और कहता है, ये पिछले काम के हैं, अभी के कुछ दिन बाद, यानी कुछ काम और भी पिछले हो चुका था। क्या हुआ था, क्या काम हुआ था? जो पिछले काम का पेमेंट वो 3 गड्डी देता है, और अभी जो काम हुआ वो क्या काम हुआ था, कौन सा काम हुआ था जिसका पेमेंट अभी आगे बैलेंस था, जो बाद में देने की बात कह रहा था। रमन जवाब देता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब दे देना। अच्छा, एक काम और याद रखना यार रमन, पिताजी के लिए कोई दिमाग के डॉक्टर से बात करना, उनकी अजीब हरकतें रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। ये सुनकर रमन रवि को कहता है, बुढ़ापे में ये आम बात है रवि, फिर भी तुम कहते हो तो करता हूँ किसी से बात। ओके, अच्छा रमन, चलता हूँ, रात होने वाली है। अच्छा रवि, मिलते हैं, सी यू। फिर रवि वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है और रमन भी घड़ी की ओर देखता है जिसमें 9 बजने वाले थे। वो भी अपना सामान लेता है और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात हो जाती है और रवि भी अपने घर पर आ चुका है। पूनम खाना बना रही थी और कविता अपने बच्चे को सुला रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है। चंदा आवाज देकर रवि से कहती है, बेटा रवि, देख इस लाइट को क्या हो गया। हाँ माँ, देखता हूँ, लाइट कैसे चली गई? पूरे मोहल्ले में तो लाइट है, तो हमारे घर में लाइट को क्या हुआ? पूनम किचन में काम करते करते रुक जाती है और अंधेरे में खड़ी होकर लाइट का इंतजार करती रहती है कि उसे ये एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो आवाज देकर कहती है, क्या ये तुम हो बेटा चिंटू? पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं आता है।
ये देखकर वो वहीं पर रखे अपने मोबाइल फोन को ढूंढती है और उसकी टॉर्च को ऑन करती है और उसकी रोशनी में देखती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे बिल्कुल सामने एक बच्ची खड़ी थी जिसके चेहरे पर खून लगा था और वो उसे घूरते जा रही थी। उसे देखते ही पूनम के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है और अचानक से लाइट आ जाती है। जो रवि ठीक कर रहा था, सभी को उसकी चीख सुनाई देती है और चंदा और रवि किचन की ओर भागते हैं कि क्या हो गया। देखकर वो किचन की ओर भागते हैं। उसे देखते ही पूनम के मुंह से चीख निकलती है और अचानक से लाइट आ जाती है। जो रवि ठीक कर रहा था और उसकी चीख सुनकर चंदा और रवि किचन की ओर भागते हैं और जाकर देखते हैं कि पूनम बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। रवि उसे उठाता है और एक बेड पर लेटाता है। चंदा और दिलीप भी वहीं आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ इसे। चिंटू अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगता है। दिलीप उसे कहता है कुछ नहीं हुआ बेटा, डर मत, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। चंदा पूनम के चेहरे पर पानी का छिड़काव करती है तो पूनम को धीरे धीरे होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे वही बात याद आती है और वो डर कर अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर चंदा उसे कहती है क्या हुआ पूनम, बात क्या है बेटी, क्या हुआ। माँ किचन में कोई है। कौन है? तो इतनी डर क्यों रही है और तेरा शरीर भी आग की तरह तप रहा है। हुआ क्या है? उसकी माँ उससे पूछती है। ये सुनकर रवि किचन में जाता है और वहाँ देखता है पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो वापिस उन सभी के पास आता है और कहता है कौन है किचन में? मुझे तो कोई नहीं दिखा। तुम सब को क्या हो रहा है, क्या हो गया है? रवि गुस्से से कहता है भाई। तभी उसकी बहन बोलती है भाई वहाँ एक बच्ची थी। पूनम डरी हुई आवाज में कहती है बच्ची? कैसी बातें कर रही हो और तुम उस बच्ची से इतनी डरी हुई क्यों हो? उसके चेहरे पर खून लगा था, मानो उसने किसी का खून पिया हो। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। तभी दिलीप कहता है तो मैंने तब से उसे ही देखा था। तभी दिलीप कहता है तो मैंने तब उसे ही देखा था। हाँ पिताजी, आपने ठीक कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, आपने उसे ही देखा होगा, पूनम जवाब देती है। ये सुनकर चंदा कहती है हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज ही हमारे घर हमारा पोता आया है और आज ही ये सब होने लगा। ये सब आप सभी लोगों का वहम है, कुछ नहीं, बस आप सबका दिमाग खराब हो गया है। रवि अपनी बहन और पिताजी से कहता है मैं कविता के पास जा रहा हूँ और जब वो बच्ची फिर आए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर रवि गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। रवि कविता के पास जाता है और उसे और अपने बच्चे को देखता है। कविता रवि से पूछती है रवि बाहर क्या हो रहा है और पूनम क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो बाहर भाग के आई नहीं थी, अपने बिस्तर पर अपने रूम में ही लेटी हुई थी। रवि ये सुनकर सोचता है कि कविता को ये सब बताना ठीक नहीं है।
कहीं वो भी उसके परिवार की तरह ही उटपटांग बातें न सोचने लगे। वो कविता को कहता है कि पूनम ने किचन में चूहा देख लिया और वो चीख मारने लगी। ये सुनकर कविता हंसने लगती है और उसे देखकर रवि भी। समय बीतता है, पूनम चिंटू को लिए सोफे पर बैठी रहती है और दिलीप भी उसके पास ही रहता है और चंदा बचा हुआ खाना बनाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं और चंदा पूनम को कहती है, बेटी अब रात बहुत हो गई है, देख चिंटू भी तेरी गोद में ही सो गया, अब तू भी जा और सो जा। ये सुनकर पूनम कहती है, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप दोनों मेरे पास ही रहो। ये सुनकर चंदा कुछ देर सोचती है और दिलीप से कहती है, ठीक है तो आप अंदर सो जाओ, मैं पूनम के साथ यहीं हाल में ही बिस्तर डालकर सो जाती हूँ। फिर वो रवि को आवाज देकर बुलाती है और रवि वहां आता है और कहता है, हाँ माँ। फिर वो रवि को आवाज देकर बुलाती है और रवि वहां आके कहता है, हाँ माँ क्या हुआ? बेटा मैं यहीं पूनम के साथ सो रही हूँ, वो तेरे पिताजी को कमरे में छोड़ा। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों सो रहे हो, कमरे में क्यों नहीं सो रहे? पूनम अब तक डरी हुई है और अकेले नहीं सोना चाहती, तो मैं इसके पास यहीं पर सो रही हूँ, तो चिंता मत कर, हम आराम से यहीं सो जाएंगे। फिर रवि अपने पिताजी को उसके कमरे में लेकर जाता है और सहारा देकर उसे बेड पर लिटा देता है। लेटने के बाद दिलीप रवि को कहता है, बेटा कहीं ये सब सच तो नहीं है ना? ये सुनकर रवि वहाँ खड़ा बस सोचता रहता है और अपने पिताजी से कहता है, आराम कीजिए पिताजी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे। अचानक से रवि और कविता का बेटा जो उसके पास एक झूले में सो रहा था वो रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर जब तक रवि और कविता जागते उससे पहले ही वो बच्ची जिसे पूनम और दिलीप ने मुंह पे खून लगा हुआ देखा था, वो उस बच्चे के पास आती है और उसके ओठों पर अपनी उंगली रखकर धीमी आवाज में कहती है, चुप रहो। वो बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है, छोटा सा बच्चा, और कुछ देर बाद फिर से सो जाता है। और वो बच्ची उसके पास से सीधे पूनम और चंदा के पास जाती है और उन्हें देखती है और घूरने लगती है। वो चंदा के पास जाकर उसके कान में कहती है, उठ जाओ। तभी चंदा की आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखती है और उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन सोचती है कि उसे किसने आवाज दी। वो ये उसका वहम था क्या? फिर वो उस आवाज को वहम मानकर फिर से सोने लगती है कि तभी उसे प्यास लगती है और वो पास रखे पानी के जग को उठाती है और उसमें पानी नहीं होता है, वो खाली होता है। वो उस जग को लेकर किचन की ओर जाती है और किचन में पहले जाकर पानी पीती है और उसके बाद उस जग में पानी भरकर फिर से वापस अपने सोने की जगह पर आती है और अपनी जगह पर लेट जाती है कि तभी वह बच्ची अचानक से उसके पास आती है और लेटी हुई चंदा की छाती पर बैठ जाती है।
ये देखकर चंदा की सांसें फूल जाती हैं और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। डर के मारे उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो बच्ची चंदा के चेहरे के पास अपना चेहरा लाती है और अपने मुंह से उसकी जीभ को निकालती है। यानी वो उसके बच्ची जो आके उसके सीने पर बैठती है, वो चंदा के मुंह के पास अपना मुंह लाती है और अपना मुंह से जीभ को निकालती है। वो जीभ आम लोगों की जगह अपेक्षा काफी लंबी थी और वो उस जीभ से चंदा के चेहरे पर उस जीभ को घुमाने लगती। चंदा इतनी डरी हुई थी कि वो अपने पास सोई हुई पूनम को भी आवाज देकर जगा नहीं पा रही थी और वो बच्ची मानो उसके साथ खेल रही है। अचानक से वो बच्ची रुकती है और चंदा की आंखों में देखती है और चंदा उसकी आंखें, और अचानक से वो बच्ची चंदा की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लेती है और चंदा का दर्द चीख बनकर उसके गले से बाहर निकलता है, जो एक बहुत ही विभत्स चीख होती है। तो एक अजीब सा सन्नाटा उसी वक्त चारों तरफ बिखर जाता है और उस सुनसान अंधेरे सन्नाटे में चंदा की एक जोरदार चीख पूरे वातावरण को चीरती हुई चली जाती है। तो अब आगे क्या होता है? आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप जुड़े रहें इस कहानी के साथ, इस चैनल के साथ। ये था पार्ट फर्स्ट। इसको अभी ये कहानी लंबी हो गई है और ये और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस कहानी का नाम आहट, ये आहट पार्ट फर्स्ट था। इसका अगला भाग कल प्रकाशित किया जाएगा और तब तक आप लोगों के लिए पवन पुत्र हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों। आप लोगों के ऊपर किसी तरीके से कोई भी समस्या, परेशानी, दुख तकलीफ आने न पाए। हर तरह के इस तरीके से भूतिया जो आहट भूतिया लोग होते हैं या भूत प्रेत होते हैं, उनकी छाया भी आप लोगों तक कभी भी पहुंचने न पाए। आप सभी लोगों के लिए पवन सुत हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। भाइयों, ये कहानी आहट कहानी का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट कल प्रकाशित किया जाएगा और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस कहानी को सुने हैं, आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना है और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके पुश कर दें और सेलेक्ट करके इसे पुश करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये कहानी कैसा लगा। इसके अगला भाग आप कब तक चाहते हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट करें और इस कहानी को आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या और कहीं भी शेयर अवश्य करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। और अब मैं शिव पाठक, आपका भाई, आपका दोस्त, विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ इस कहानी के अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और एक नई क्राइम सस्पेंस कहानी के साथ। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी बात के साथ। आप सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम,
जय हनुमान। सलाम वालेकुम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय मसीह। आप सभी भाइयों को, और कल मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हों। ऐसी हमारी हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। पुनः एक बार आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान।